मेरी माँ का देहांत हुए कुछ ही समय बीता था कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। मेरे एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का उनको बताया मेरे लिए। अब मेरे पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद मेरी शादी भी कर दी गई। मैं बहुत भोली भाली लड़की थी। जब शादी के बाद मैं डोली में बैठकर ससुराल पहुंची तो वहां मेरा कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। मेरे ससुराल में कदम रखते ही मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही मैंने अपने पति के घर में कदम रखा, गठजोड़ी को खोल फेंक कर अपने रिश्तेदारों व दोस्तों के पास चला गया। मेरा पति का नाम राहुल था। राहुल की एक चाची बेचारी मुझे एक कमरे में ले गई, वहां मुझे बैठा दिया। दोपहर को 1-2 बजे वह डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 8 बज चुके थे। सूरज विदा हो गया था। चंदा का आगमन हुआ। मुझे किसी ने पानी तक नहीं पूछा, ना ही कोई मेरे पास आकर बैठा। बेचारी शर्माई घबराई सी चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी रुक गए थे, कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफर आया। उसने कहा, मुझे दुल्हन के कुछ फोटोग्राफ निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब मेरी बड़ी ननद आई और मुझे तैयार करने के लिए बोल गई। तभी मेरी सास ने उस कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधन करके कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह दे इसका मेरे घर में कोई काम नहीं, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपए दहेज में नहीं दिए। इसे मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपए लाद कर दे देगी। उन रुपयों से हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे मेरे देवर के लिए। मैंने मन ही मन बहुत डर गई थी। मैं सोच रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ मेरा पति राहुल अभी तक मेरे पास नहीं आया था। कुछ अटपटा लग रहा था मुझे, मगर मैं करती भी तो क्या। चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फ़ोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने राहुल को भी बुला लिया था। राहुल अनमने मन से बैठा, एक आधी फ़ोटो निकलवाई और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जा बैठा। अब मुझे सुहाग सेज पर ले जाया गया। काफ़ी देर बाद मेरी ननद पकड़कर राहुल को कमरे में लाई। कमरे में आकर राहुल चुपचाप बेड पर जाकर लेट गया। मुझसे कुछ नहीं बोला। मैं सब कुछ देख रही थी। कुछ देर बाद राहुल ने कड़कड़ाते हुए मुझसे कहा, अब ये तेरा नाटक खत्म कर और लाइट बंद कर दे जाकर। मुझे नींद आ रही है। मैं उठी और लाइट बंद करके आई। अब मेरी नींद तो पूरी तरह से उड़ गई थी। ऐसे ही मैं लेटी रही। सुबह के 8 बज गए थे। मैंने देखा घर के लोगों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। मैंने सोचा अब मैं और लेटी रही तो ससुराल वाले ना जाने क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इसलिए तुरंत उठ गई। सोचा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाऊं। मैं तैयार होकर बैठी थी। सब लोग भी तैयार हो गए थे। चाय पानी की व्यवस्था हो गई थी। अब राहुल भी उठ गया था। आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने आईं। मुझे वहां ले जाया गया जहां सब महिलाएं बैठी थीं। सबने बहू को देखा और कहने लगी, बहू तो बहुत सुंदर है। सब राहुल को बधाई देने लगे। अरे बेटा, तुम बहू तो बहुत ही सुंदर लाए हो। शाम के समय पड़ोस में ही राहुल के एक दोस्त की शादी थी। वहां का निमंत्रण आया हुआ था। राहुल की माँ तैयार हो रही थी शादी में जाने के लिए। तब पड़ोस की महिलाएं कहने लगी, बहन जी, आज तो राहुल और मुस्कान को भेजो, शादी में नया जोड़ा है, इनको भेजना उचित रहेगा। राहुल को समझा कर भेजा। राहुल और मुस्कान मुझको शादी में। अगले दिन राहुल ने बहाना बनाया कि उसकी ड्यूटी आई है, इसलिए 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब मैंने चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा। तब राहुल बोला, क्या इतने साल मेरे साथ ही बंधी बैठी थी। नाटक बंद कर, चुपचाप अपने काम से काम रख।
मेरे किसी भी काम में अपनी टांग मत अड़ाना, वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। 3 दिन बाद राहुल आया। रात के 10 बजे थे। वह मेरे पास नहीं आया और अपनी बहनों जीजों से बात करके बाहर वाले कमरे में ही सो गया। इधर मुझे राहुल की आवाज़ सुनाई दी तो सोचने लगी अभी राहुल कमरे में आएगा, मगर नहीं आया। अगले दिन सुबह मेरे पीहर से फ़ोन आया कि मुझे लेने भैया आज आ रहे हैं। मैं मन में खुश हुई। चलो, जब पीहर जाऊंगी तब राहुल से मुलाकात कर लूँगी। अब शाम को मेरे भैया आए मुझे और राहुल को ले जाने, पर राहुल की माँ ने कहा राहुल नहीं जाएगा। उसने मुझे कह दिया है मैं मुस्कान के संग नहीं जाऊंगा। अब मेरे भैया ने राहुल से बात करी कि शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को संग जोड़े से ही जाना होता है। ऐसे में अकेली मुस्कान को कैसे ले जाऊं? घर में सबकी डांट पड़ेगी। बहुत समझाने पर राहुल तैयार हुआ जाने को, मगर राहुल के माता पिता को अच्छा नहीं लगा राहुल का जाना। जब वे चलने लगे तो राहुल की माँ मेरे भैया से बोली, देखो बेटा, तुम मुस्कान को ले जाने आए हो। मुस्कान को 15-20 दिन अपने घर रखना, जल्दी ही मत भेज देना। राहुल को कहा, तू कल ही वापस आ जाना। जब मैं और राहुल भैया के संग घर पहुँचे तब मेरे परिवार के सब लोगों ने बहुत खुशी से राहुल का स्वागत किया। खूब खातिरदारी हुई। राहुल की ससुराल में उन्हें शहर के फेमस स्थलों पर घुमाने ले गए। ऐसे करते अगले दिन राहुल तैयार हो गया अपने घर वापस जाने के लिए। मेरे पापा व परिवार वालों ने उसे रोकना चाहा, मगर नहीं रुका। अब मेरी सहेलियां व पड़ोसी की महिलाएं मुझसे मिलने आई और सबने कहा मेरे चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आ रही। शादी के बाद तो सब लड़कियां बहुत चहकने लगती हैं, मगर मैं बुझी बुझी सी दिख रही हूँ। मैंने मौका देखकर अपनी भाभी से सारी बात बताई। कैसे राहुल मुझसे कटे कटे रहे, कोई बात नहीं की। फिर भाभी ने कहा, हो सकता है कोई बात हो, कई बार लड़कों की संगत गलत होती है, इसलिए तेरे संग ढंग से बात नहीं करी। 15-20 दिन होने पर मुझे ससुराल जाना पड़ा। अब मेरी कहानी में दर्द की घड़ी आनी शुरू हुई। राहुल अपनी मर्जी से घर आता, उसे कोई मतलब नहीं। मैं भूखी बैठी इंतज़ार करती रहती। घर के सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते। राहुल घर आता, मैं गर्म खाना बनाकर उसे खिलाती, खुद खाती। रसोई का काम खत्म करके कमरे में जाती, तब तक राहुल नींद ले चुका होता। इधर उसकी सास रोज ताने देती, खुशखबरी नहीं सुना रही, तेरे में कोई कमी है तो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नए नए बहाने ढूंढकर मुझे ताने मारने लगी। लड़ाई करना, झगड़ा करना शुरू कर दी। उसकी मेरी सास का काम था। रोज़ लड़ाई झगड़ा। मेरा जीवन दुखों से में घिर गया। जैसे तैसे करके राहुल मुझसे बोलने तो लगा, मगर उसका ध्यान नहीं था मेरे साथ, जैसे कोई मजबूरी में हो। अब मुझे लगने लगा शायद राहुल मुझसे प्यार करने लगेगा, मगर एक दिन तो हद ही हो गई जब राहुल मेरे कहने पर वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए मुझसे रुपए लेने आया तो मेरी सास का कलह शुरू, मौज मार, काम तेरा बाप करेगा। मैंने जल्दी से अपने कुछ रुपए राहुल को देकर आई और काम करने लगी, पर मेरी सास ने मुझे धक्का दे दिया और कहने लगी, मेरी रसोई में पाँव मत रखना, समझी। मुझे मना करने पर भी रसोई में सफाई करने लगी तो मेरी सास ने मुझे धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल दिया। तब राहुल ने कहा, क्यों हल्ला मचा रहे हो, करने दो इसे काम। तब मेरी सास ने कहा, हाँ, अब तू अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। फिर राहुल बोला, इसमें गुलाम वाली कौन सी बात है। हाँ, मैं अभी इसे घर से निकलवाती हूँ। मेरी सास तुरंत घर से निकल गई और अपने बेटी जमाई को बुला कर लाई। मेरे ननद नंदोई ने आकर राहुल को एक कमरे में ले गए और कमरे में राहुल की माँ, बहन और जीजा चारों जन। मुझे कमरे में नहीं जाने दिया, कमरे को अंदर से बंद कर लिया। अब मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। मैं मन ही मन बहुत घबरा रही थी।
2 घंटे बाद मेरी सास कमरे से बाहर निकल कर आई और मेरे से बोली, जल्दी से सबके लिए खाना बना दे। अब मैं खाना बनाने लगी। खाना बना कर तैयार हो गया, मगर अभी भी सब कमरे के अंदर बैठे थे। कमरा अंदर से बंद था। लगता है कमरे में मीटिंग चल रही है। लगभग 4 घंटे बाद कमरा खुला। अंदर से सब बाहर आए, मगर राहुल बाहर नहीं आया था। मैं जल्दी से सबके लिए खाना परोसने लगी। राहुल को उसकी बहन बुलाने गई, तब राहुल आया। सबने खाना खा लिया। मैं सबके झूठे बर्तन उठाकर साफ करने रसोई में चली गई। जब मैं रसोई का सारा काम खत्म करके राहुल के कपड़े प्रेस करने लगी। जब मैं राहुल के कपड़े प्रेस कर रही थी, तब राहुल आया और मुझे घसीटते हुए बाहर आंगन में ले आया और बोला, उठा अपने कपड़े और जल्दी से पैक कर ले, तुझे तेरे बाप के घर छोड़ कर आता हूँ। मैं डर के मारे रोने लगी। तब राहुल की बहन ने राहुल को समझाया, ऐसे करेगा तो इसका बाप तलाक दिला देगा और दहेज सारा वापस लौटाना पड़ेगा। इसे युक्ति लगाकर निकालना पड़ेगा। अभी रुक, थोड़ा समय मौका देखकर इसे निकालेंगे, तब सब इसे ही गलत कहेंगे। तभी राहुल के दोस्त अपनी पत्नी सहित मिलने आए। उनके सामने सभी नाटकीय ढंग से पेश आए। मुझसे भी राहुल बहुत प्यार से बोलने लगा। राहुल मुझे कहने लगा, देख भाग्यवान, तुझसे मिलने कौन आए हैं। प्यार से मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में लाया और मुझे अपने मित्र के फैमिली के पास बैठाया। राहुल अपनी माँ से बोला, मम्मी, इन सब के लिए नाश्ता ले आओ। सब नाटक चलता रहा जब तक राहुल के मित्र घर पर रहे। अब वह दिन आया जिस दिन की टिकट थी वैष्णो देवी के मंदिर जाने की। राहुल के मित्र भी अपनी पत्नी को संग ले आए थे। संग जाने के लिए राहुल, मैं और राहुल के मित्रगण सब निकले यात्रा पर। यात्रा में सबने दर्शन किए। वापस लौटते समय कुछ दूर चलते ही राहुल के मित्र कहने लगे, हम आगे चलते हैं, तुम आराम से आते रहना, क्योंकि मेरे पाँव में सूजन आ गई थी। मुझसे चलना मुश्किल हो रहा था। मैं धीरे धीरे चल रही थी। अभी 2-4 कदम ही उसके मित्र चले होंगे, तभी राहुल भी मुझे वहाँ बैठा कर कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। मुझे लग रहा है कि दोस्त को चक्कर आ गया है, उसे संभाल कर आता हूँ। तू कहीं मत जाना, यहीं बैठी रहना। सुबह 5-6 बजे की बैठी, मैं 10 बज गए। इतने घंटे बीत गए, मगर राहुल नहीं लौटा था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं डर कर वहीं बैठी बैठी रोने लगी। आने जाने वाले सभी लोग मुझे देख रहे थे कि क्यों रो रही है। फिर एक महिला ने हिम्मत करके मुझसे पूछा, बेटी, रो क्यों रही है? क्या तेरे साथ वाले तुझसे बिछड़ गए हैं? मैंने रोते रोते बोला, हाँ, मेरे पति मुझे यहाँ बैठा कर गए थे, बोल कर गए थे, यही बैठी रहना, कहीं जाना नहीं। मैं उनके इंतज़ार में यहीं बैठी हूँ, पर वो अभी तक लौटे नहीं हैं और मेरे पास घर वापस जाने के लिए रुपए भी नहीं हैं। अब मैं कहाँ जाऊँगी? जिस होटल में ठहरे थे उसका अता पता भी नहीं मालूम। फिर महिला ने हिम्मत बंधाई और बोली, बेटी डर मत, यह माता का दरबार है, यहाँ किसी का बुरा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे पति सांझी छत के कमरे में आराम कर रहे होंगे। सांझी छत यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, वहाँ जाकर तुम जो कमरे बने हैं उनमें देखना। माता रानी की कृपा से तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे। मैंने हिम्मत करी और धीरे धीरे सांझी छत की तरफ चल पड़ी। जैसे तैसे करके मैं सांझी छत पहुंची। वहां मैंने थोड़ी देर बैठकर आराम किया और हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी, कहीं शायद मेरे पति तो नहीं हो इनमें। थोड़ा आराम करके मैं सांझी छत पर बने कमरे में सब कमरों में झांक झांक कर देखने लगी, पर मुझे ना तो राहुल कहीं दिखा था, ना ही उसके मित्र। फैमिली ही नज़र आई। अब मैं रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी, अब कहाँ जाऊँ, घर कैसे पहुँचूँ। फिर मुझे याद आया, पापा के दिन दिए गहने तो मैंने पहन रखे हैं, इन्हें बेचकर घर लौट जाऊँगी
अब मुझे चलते कुछ समय ही हुआ होगा कि मुझे एक लड़की जो लगभग 18-20 साल की होगी वह मेरे संग संग चलने लगी। चलते चलते हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और बातें करने लगे। मैंने उससे पूछा, तुम अकेले कैसे आई, तुम्हारे संग और कोई नहीं? तब वह लड़की बोली, है ना, मेरा सारा परिवार है मेरे संग। तो फिर मैंने पूछा, तुम अकेली कैसे आई? तब वह लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं। मैंने पूछा, फिर तुम नहीं गई खाने लंगर? वह लड़की बोली, मैंने तो कभी खा लिया था लंगर, जब बना था तभी खा लिया था, पर लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया, वे अब खाकर फिर आ जाएंगे। ऐसे बात करते करते मैं और वह लड़की कटरा के नज़दीक पहुंच गए। तब मैंने उस लड़की से पूछा, तुम अब कहाँ जाओगी? तब वह लौट बोली, मैं होटल में जाऊंगी। मैंने पूछा, तुम्हें तुम्हारे होटल का ध्यान है? तब वह बोली, हाँ, मुझे यहाँ के सभी होटलों की जानकारी है। मैं उनसे कहने लगी, मुझे तो उस होटल का नाम नहीं पता जहाँ मुझे जाना है। तब वह लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, माता रानी है ना तुम्हारे साथ, तुम उनके दर्शन करके आई हो, ज़रूर तुम अच्छे अपने होटल पहुंच जाओगी। इतना कहते ही वह लड़की एक गली की तरफ इशारा करके बोली, देखो तुम्हारा होटल तो आ गया। मुझे तो पहचान में नहीं आ रहा था, इसलिए वह बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सा होटल है। तब वह लड़की बोली, तुम्हारा होटल वो सामने 2-3 होटल छोड़कर जो सामने दिख रहा था वही है। मैं थकी हुई थी, मुझे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि एक अनजान लड़की को ठीक मेरे होटल और मेरे कमरे के बारे में सही ज्ञान कैसे हुआ। मैं थोड़ा आगे गई, मुझे समझ आ गया अपना होटल। फिर मुझे समझ में कुछ आया, उस लड़की की तरफ देखा, पता नहीं वह लड़की कहाँ गायब हो गई। मैंने होटल वाले से कमरे की चाबी मांगी। होटल वाले ने कहा, ऊपर आपके कमरे में गेस्ट नहाने धोने के लिए गए हैं, आपका कमरा खुला है, चले जाओ वहाँ। वहाँ पहुँच मैंने देखा मेरे कमरे में कुछ लोग तैयार हो रहे थे। काफ़ी समय लगा उनको तैयार होकर नाश्ता पानी करने में। जब वे सब चले गए तो मैं कमरे को बंद करके सो गई। रोते रोते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को एक लड़के ने आकर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। बोला, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। मैंने सोचा किसी और का मेहमान होगा, मुझसे मिलने कौन आएगा। तभी कमरे की खिड़की से राहुल ने झांकते हुए कहा, दरवाज़ा खोलो। मैं खड़ी होकर दरवाज़ा खोलकर आई। तब राहुल बेड पर आकर लेट गया। हम दोनों चुपचाप लेटे रहे। फिर एक महिला आई और मुझसे बात करने लगी। अब होटल वाला लड़का आया और बोला, साहब कमरा खाली करना है तो अभी कर दो, हमारे कस्टमर आए हुए हैं। राहुल ने कुछ दूरी पर एक कमरा देख कर वहाँ शिफ्ट कर लिया। रात को मैं और राहुल खाना खाने गए और लौटकर कमरे में आकर सो गए। सुबह राहुल के मित्र आए, फिर सब मिलकर बाजार गए, खाना खाया, थोड़ा बहुत सामान खरीदा। रात को रेलगाड़ी पर सवार हो वापस घर लौट गए। अब वैष्णो देवी से लौटे कुछ ही दिन हुए थे कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें मेरे परिवार वालों को बुलाया गया और योजना के तहत जो भी पहले से सोचकर प्लानिंग के अनुसार मेरा ना जाने क्या क्या कमियां बताई जाने लगी। मुझे घर से निकालने की पूरी तैयारी थी। मेरे भैया मौसी चाचा सब आए हुए थे। मुझे एक कमरे में बैठाकर मेरे रिश्तेदारों को दूसरे कमरे में ले जाकर मनगढ़ंत बातें बताने लगे। मसलन मैंने यह किया, मैंने वो किया। तब राहुल मुझे बुलाकर दूर एक कमरे में ले गया। वहाँ पीछे पीछे राहुल के पिता भी आए और कमरे में आकर बोले, तेरे शरीर पर जितने भी गहने हैं सब उतार कर यहाँ मेज पर रख दे। पर मैं कहने लगी, क्यों, कोई बात हुई है क्या? इतने में राहुल गुस्से से मुझे बोला, तेरे को एक बार बोला समझ नहीं आता, चुपचाप रख दे तेरे सारे गहने उतार कर। तब मैंने वे गहने उतार कर मेज पर रख दिए। पर मुझे यह समझ नहीं आया क्यों उतरवाए गहने, जबकि ये सारे गहने मेरे पिता ने दिए थे मुझे।
मगर मैंने उनके कहने पर सब गहने रख दिए और राहुल के पिता ले जाकर वह गहने मेरे परिवार वालों के सामने रखकर बोले, यह देखो, अब आप खुद ही देख लो, कितनी बदतमीज है तुम्हारी बेटी। मेरे मुंह पर गहने मारकर फेंक दिए, पर मेरे चाचा को कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए जब मेरे ससुर उठकर उस कमरे में आए थे तो वे भी पीछे आए और कमरे के बाहर खड़े होकर उन्होंने सब देखा सुना था, इसलिए वे उनकी बातों में नहीं आए। फिर दिन भर की बहस के बाद मेरे रिश्तेदारों ने कहा, ठीक है, अभी तुम्हारे घर का माहौल गरमाया हुआ है, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए पीहर भेज दो। अब मेरे भैया मुझे पीहर ले गए। वहाँ मेरे जाने के बाद भाभी अपने पीहर चली गई, क्योंकि मेरी भाभी की डिलीवरी होने वाली थी और अपनी माँ के पास जाकर डिलीवरी करवाना चाहती थी। इधर मेरी तबीयत भी दिन पर दिन खराब हो गई थी। आंखें बुरी तरह से सूज गई थी, पूरे शरीर में सूजन होने लगी थी। तो मेरे पिता ने मुझे अस्पताल में ले गए। वहाँ डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो बीपी हाई था। मुझे बीपी की दवाइयाँ दी। तब अगले दिन मेरी बड़ी दीदी आई और मुझे देखते ही पहचान गई कि यह खुशखबरी है, और उन्होंने दवाइयाँ बंद करवा दी। इसके 3-4 दिन बाद ही राहुल वहाँ आया तो उसे यह खुशखबरी बताई। तब राहुल कहता, अभी घर नहीं जाना, कुछ दिन और यहीं रहो, जब पापा लेने भेजेंगे तब लेने आऊँगा। अभी तो किसी को घर में बता कर नहीं आया। राहुल के एक दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ मिलने आए थे, राहुल और उसका दोस्त, इसलिए वह घर आया था। अगले दिन राहुल वापस लौट गया। मेरा भतीजा हुआ, उसकी खुशी में पार्टी रखी। तब राहुल भी आया था और सबके समझाने पर मुझे संग ले गया था। अब राहुल के माता पिता को एक काम से रिश्तेदारी में जाना था, तो वह 8-10 दिन के लिए चले गए, मगर वापस आने के 1-2 दिन बाद ही वही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और राहुल से कहा, इसे घर छोड़ कर आ। राहुल उनके कहने पर छोड़ने चला गया। इस तरह मेरी डिलीवरी होने तक वहीं रखा। मैंने कई बार फ़ोन भी किया वापस जाने के लिए, मगर हर बार राहुल टाल देता। ना तो राहुल खुद फ़ोन करता था, ना ही लेने आता था। मैं फ़ोन करती कभी तो बस हाँ हूँ करके काट देता था। अब वह दिन आया जब मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब राहुल आया था और उसी दिन बेटा पैदा होते ही वापस लौट गया। उसके बाद बहुत फ़ोन करके मेरी भाभी ने राहुल को बुलाया। तब राहुल डॉक्टर के छुट्टी देते ही मुझे संग ले आया। सबके समझाने पर भी नहीं माना। बोला, तुम्हारे फ़ोन आते रहेंगे, छोड़ कर गया तो, इसलिए साथ लेकर जाऊंगा। राहुल मुझे लेकर आया तो सही, मगर उसके माता पिता ने मेरे सारे सामान को उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। बोलने लगे, इसे क्यों लाया, वापस इसको छोड़ कर आ, यह हमारा घर है, यहाँ इससे हम रहने नहीं देंगे। राहुल ने बहुत समझाया कि मैं इसके परिवार वालों से जिद करके संग लाया हूँ, ऐसे में वापस अभी ही छोड़ आऊँ, कुछ दिन रुको, मैं खुद छोड़ आऊँगा इसे हमेशा के लिए। मैं खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मुझे नहीं रखना इससे कोई रिश्ता। यह सब बातें मैं सुन रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ और मन में ठान लिया, बहुत हुआ आगे झुकना। क्या अकेले मुझे ही गृहस्थी की ज़रूरत है, राहुल को नहीं? मैं बोली कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना। इसलिए राहुल को पड़ोस के सभी दोस्तों ने कहा, तू किराए के मकान में रख दे इसे। फिर राहुल एक छोटा सा कमरा देखकर ले गया मुझे वहाँ। यह राहुल की एक चाल थी, कोई प्यार नहीं था मुझसे, पर मैं हर तरह से समझौता कर लेती थी। मुझे तो अपना घर बसाना था। चुपचाप मान गई। अब उस किराए के मकान के पड़ोसी देखते, इतने छोटे बच्चे, और अभी तो इसका शरीर भी काम करने लायक नहीं। सास ससुर ने घर से निकाल दिया। मैं हिम्मत करके बच्चे को गोद में लेकर खाना बनाती। अभी बेटा मात्र 25 दिन का हुआ था।
तब एक दिन राहुल की गर्लफ्रेंड का भाई आया राहुल से मिलने। वह आया या उसे बुलाया गया था राहुल को समझाने के लिए इसे छोड़ आ और राहुल का विवाह वह कहीं और कर देंगे। जब राहुल की गर्लफ्रेंड का भाई आया तो राहुल उसे दूर ले गया जहाँ से मुझे कुछ सुनाई ना पड़े। बहुत बातें हुई दोनों में, पूरी रात निकल गई बातों में उनकी। जब मैं चाय नाश्ते देने गई तो मेरे कानों में उनकी बातें पड़ी जिसमें राहुल उससे मुझे बहुत बुरी बता रहा था। कह रहा था बेकार कचरा गले पड़ गया, अब पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कमीनी पीछा ही नहीं छोड़ रही। इसका बाप बड़ा आदमी है इसलिए सोच रहे हैं, नहीं तो कभी का धक्का मार कर इसे निकाल देते अपने जीवन से। फिर वो दोस्त बोला इसीलिए तो मेरे मम्मी पापा ने मेरी बहन को फ़ोन किया था कि वो आके राहुल को समझाए। राहुल उसकी कोई बात नहीं टालता, जो वह कहती है वही करता है। फिर मेरी बहन के कहने पर ही मैं आया हूँ, मुझे उसने ही भेजा। मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि क्यों राहुल मुझसे दूर भागता है, क्यों सब मिलकर मुझ पर झूठा आरोप लगाते हैं। पर मैं करती तो क्या करती, मेरे माता पिता ने यही संस्कार दिए थे कि लड़की मायके से डोली में बैठकर जाती और अर्थी जब उसकी अर्थी उठती है तभी वह ससुराल से विदा होती है। मगर ये कैसे लोग हैं सभी, कोई संस्कार नहीं, कोई धर्म नहीं, सब अपनी मनमानी करते हैं। मेरा है कौन मेरी बात सुने, क्योंकि माँ तो मेरी कभी की दुनिया छोड़कर चली गई। कोई भी औरत अपनी माँ से ही दुख सुख बांटती है, दूसरा कौन है जो मेरे दुख सुख बांटे। मैं कहूँ भी तो किसे कहूँ, बेचारी मैं हमेशा चुप रहती। जब राहुल मुझे बुरी तरह मारता तो रो लेती। राहुल मुझसे बहुत बुरी तरह पेश आता, मेरे बाल पकड़कर दीवार से मेरा सिर भिड़ा देता, जूतों से पीटता, इतना मारता कि कई कई दिनों तक मेरे शरीर पर जूतों के निशान बने रहते, नील जम जाती शरीर पर। सब चुपचाप सहने के अलावा मैं क्या करती। राहुल इससे भी नहीं चूकता, मुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए गली में ले जाता, घर से बाहर लात मारकर फेंक देता और कहता निकल जा मेरे घर से। पर मैं मार खाकर भी घर नहीं छोड़ती। अपनी पत्नी धर्म मर कर भी निभाने के लिए विवश थी। कोई भी नहीं चाहता था कि मैं वापस पीहर आ जाऊं, तलाक हो जाए, इसलिए हर जुर्म को सहती, रोती चीखती चिल्लाती। कभी आस पड़ोस के लोग छुड़ाने आते तो राहुल मुझ पर इल्ज़ाम लगाता। पुरुष होता तो कहता यह रंडी इसके साथ नाजायज़ संबंध रखती है इसलिए यह तो छुड़ाने आएगा। महिला होती तो कहता इसे तू ही ले जा अपने घर। ऐसी रोज़ की लड़ाई मारपीट के चलते बच्चा बड़ा होता रहा। बच्चे के मन में भी जहर घोला जाता, तेरी माँ बुरी है, इसके साथ मत रहा कर, नहीं तो तेरा जीवन खराब कर देगी, डायन है, खा जाएगी तुझे। अब अपने बच्चे के मन में भी माँ से घृणा पैदा होने लगी थी। पर विधाता के लेख, बेटे को एक असाध्य रोग ने घेर लिया, पिता के बुरे कर्मों को भोगने के लिए। फिर कोई भी उस बच्चे को देखने नहीं आया, संभालना तो बहुत दूर की बात है। माँ तो माँ होती है, माँ अपने लाल के लिए भागती, डॉक्टरों के चक्कर लगाती, दवाई की लाइन में घंटों भूखी प्यासी खड़ी रहती, हर तरह से कोशिश करती कि बच्चा बच जाए। माँ की मेहनत रंग लाई, कुछ भगवान ने मेरी सुनी। फिर वह बच्चा उस असाध्य बीमारी से बाहर आने लगा। तब उसे एहसास हुआ जिस माँ को मैं दूसरों के कहने पर गलत समझता था वही मेरे लिए कितना भागी है। अब वह माँ को दिल से पूजा करने लगा। अब उसे माँ से दूर रहना बहुत बुरा लगने लगा। राहुल की छुपी दास्तां सब धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। सबको पता चलने लगा कि राहुल मुझे क्यों मारता पीटता था। राहुल ने अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेशन बनाए हुए थे, उसकी वजह से वह मुझे तंग करता था। आखिर वह दिन आ ही गया जब राहुल की गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए मजबूर कर दिया। अब राहुल ने दवाइयों का सहारा लिया मुझे मारने के लिए। वह मेरे खाने पीने के सामान में चोरी से केमिकल मिलाने लगा।
उसका असर मेरे पर होने लगा। मैं पूरा दिन बेहोश रहती, मुझे होश ही नहीं रहता। क्या समय हो गया, इससे मैं भी नहीं मरी तो अब उसने मुझे तलाक के लिए तंग करना शुरू कर दिया। घर पर सामान नहीं लाता, ना ही कोई खर्चा पानी घर पर देता। हार कर मुझे तलाक के लिए कदम उठाने पर अब मेरा और राहुल के रिश्ते की बलि का समय आ गया। जब मैं कोर्ट में पहुंची, राहुल बहुत खुश था। उसको लगा अब तलाक हो जाएगा तो उसे रोज़ चोरी चोरी रात बेरात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना पड़ेगा। अब दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इधर मैं भी अब हार चुकी थी, मेरी हिम्मत भी टूट चुकी थी, क्योंकि मैं अकेली संघर्ष कर रही थी। मुझे लगता था शायद कभी राहुल के मन में मेरे लिए प्यार जाग जाएगा, तब वह खुद पछताएगा। मगर यह नहीं जानती थी कि राहुल का प्यार मैं नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस कहानी का मकसद यही है कि कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।